बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ाया है, वसंत भाग 1 का, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। और उसका शेष भाग जो अपने मई में देखा था, उसके शेष भाग के हिस्से को मैंने आपको पढ़ाया और आज बारी है मैं उसके प्रश्नोत्तर आपको समझाऊं। तो मैं क्रम से एक एक करके प्रश्नों को पढ़ूंगी, फिर उसके उत्तर समझाऊंगी। आप उन उत्तरों को बार बार सुनिएगा, तब आपको उन उत्तरों का मतलब समझ में आएगा, उसका उत्तर समझ में आएगा। फिर आप उसे अपनी कॉपी पर लिखिएगा। तो बच्चों, आप भी तैयार हो जाइए अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल सब ले करके, ताकि कोई भी चीज़ आपको इस वीडियो के साथ ही साथ नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी तैयारी कर ली होगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ प्रश्न अभ्यास के कविता से पहले प्रश्न को। तो आप भी तैयार हो जाइए लिखने के लिए ज़रूरी बातों को, और साथ ही साथ वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का प्रश्न के उत्तर लिखने में संशय नहीं होगा। तो मैं प्रारंभ करती हूँ कविता से पहला प्रश्न। तो बच्चों, मैं आपको कविता से पहला प्रश्न सबसे पहले समझाऊंगी। पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद मैं उसका उत्तर आपको समझाऊंगी। तो पहला प्रश्न है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। और बच्चों, इसके साथ ही साथ दो प्रश्न क और ख करके इसमें पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको लिखना है। यानी कि ऊपर की पंक्ति से रिलेटेड नीचे के दोनों क और ख के प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, जिसे मैं आपको समझाने चल रही हूँ। तो इसका क प्रश्न है, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत किया है। यानी ये जो कविता आपने पढ़ी, ये किस घटना को बताती है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि इस पंक्ति से, जो ऊपर पंक्ति है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इसी पंक्ति की बात हो रही है। तो इस पंक्ति के लिए, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिखिए, इस पंक्ति में झांसी के राजा की मृत्यु की ओर संकेत है। ये काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, ये जब राजा की मृत्यु होती है, झांसी के राजा की मृत्यु होती है, उसके लिए कहा गया है। तो आप इसके उत्तर में मात्र इतना ही लिखेंगे कि यह पंक्ति झांसी के राजा की मृत्यु की ओर संकेत है। ख में जो प्रश्न है मैं उसको पढ़ती हूँ। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। इसका उत्तर है, इस प्रकार लिखिए कि झांसी के राजा जो थे निसंतान थे। राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी के राज्य को अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। इससे झांसी पर विपत्ति आ जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर काली घटा घिरने की बात कही गई है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि काली घटा का क्या तात्पर्य है। काली घटा का मतलब हुआ कि राजा की मृत्यु हो गई, राजा निसंतान थे, और राजा के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद झांसी के राज्य को कोई संभालने वाला नहीं था। तो उम्मीद की गई कि अंग्रेज उसे मिलाने की कोशिश करेंगे, अपने में ले लेने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो झांसी पर एक नई विपत्ति आ जाएगी। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर काली घटा घिरने की बात कही गई। मैं अब बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी
आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? अब इसका उत्तर बच्चों आप इस प्रकार लिखिए कि भारत को बूढ़ा कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान यह बतलाना चाहती हैं कि भारत परतंत्र होने के कारण बहुत ही कमज़ोर और शक्तिहीन हो गया था। भारतीय वीरों का साहस कम हो गया। वे अपने आप को असहाय समझने लगे। लेकिन लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता व जोश से भारतीयों की सोच बदल दी। अब उनमें आशा और उत्साह का नया संचार हो गया। संघर्ष करने की शक्ति आ गई और वे स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयत्न करने लगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर मैंने आपको समझाया। अब आपको एक बार सुनने पर अगर ये प्रश्न का उत्तर ना समझ में आए तो आप इसे 2-3 बार सुनिए ताकि आपको उत्तर लिखना आ जाए। तो बच्चों मैं बढ़ती हूँ अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो बच्चों आपको तो ये पता है कि आपका बचपन बिल्कुल आधुनिक स्तर से है। आपके खेल अलग हैं, आपकी पढ़ाई अलग है, आपका रहन सहन अलग है और उस ज़माने की बात तो बिल्कुल अलग थी। तो अलग होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं इसी को उत्तर के रूप में आपको समझाती हूँ। झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी। वह कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी और उन्हीं के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेला करती थी। उनका बचपन आपके बचपन से बिल्कुल भिन्न था। आप अपने बचपन में खिलौनों से खेलते होंगे, नए तमाम आधुनिक खेल आ गए हैं उनसे खेलते होंगे, लेकिन वो अपने बचपन में बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी इन चीज़ों से खेलती थी। उन्हें शिवाजी की गाथाएं जो थी वो ज़बानी याद थी। वह बचपन में नकली युद्ध खेल खेलना जानती थी, खेलती थी। व्यूह रचना और खूब शिकार खेलना, सेना को घेरना तथा दुर्ग तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। इस प्रकार उनका बचपन हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। तो आपको दोनों के बचपन यानी आपके बचपन और झांसी की रानी के बचपन का अंतर मैंने आपको समझाया। आप इसे मेरे बताए उत्तर के अनुसार भी लिख सकते हैं और स्वयं अपनी खुद की भाषा में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप जैसे चाहिए इसको लिखिए, लेकिन सही होना चाहिए। मैं बढ़ती हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजो। तो वीर स्त्रियों की कहानियाँ तो आपने इतिहास में बहुत सारी पढ़ी भी होंगी, लेकिन मैं पहले इसके आधे हिस्से को आपको समझा दूं कि वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं। तो इस कविता में अनेक पुरुषों के नाम आए हैं। उनमें वीर शिवाजी हैं, अर्जुन, शिव, डलहौजी, नाना धुंदुपन, पेशवा, तांतिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, लेफ्टिनेंट वाकर, सिंधिया, ह्यूरोज, जनरल स्मिथ। ये तमाम नाम हैं जो इस कविता के अंदर पंक्तियों में आए हैं। तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, प्रश्न के दूसरे हिस्से में जो पूछा गया इतिहास के कुछ वीर स्त्रियों की कहानियाँ खोजे। तो बच्चों इस समय तो पुस्तकालय बंद है, आपको कहीं से कोई साधन नहीं मिलता, तो नेट के साधन है। आप नेट पर इनकी
कोई कहानी खोजिए, रज़िया सुल्तान की खोजिए, दुर्गावती की खोजिए, तमाम ऐसी कहानियाँ होंगी जो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मदर टेरेसा की खोजिए और उसको पढ़ने के लिए है तो आप इतना हिस्सा लिखने के बाद पढ़ने की चीज़ है, उसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ पढ़िएगा। मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्न की तरफ। अब मैं आपको अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न पढ़ूंगी, पढ़ के समझाऊंगी और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ और प्रश्न भी हैं इसके साथ, वो भी समझा देती हूँ। कि उसमें है प्रश्न कि झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। झांसी की रानी का पूरा जीवन तो प्रेरणा से भरा है। प्रेरणा से भरा इसलिए है कि उनके जीवन से उन्होंने कठिनाइयों भरा जीवन जिया। कठिनाइयों से जीवन जीने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को किस तरह समझा। जब राजा झांसी के राजा की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने बड़ी वीरता साहस के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। तो प्रेरणा क्या मिलती है कि अगर हमारे जीवन में भी इस तरह कभी कोई कठिनाई आ जाए और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो फिर हमें कभी भी इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया। तो देखिए बच्चों, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने पाठ में पढ़ाई हैं कि रानी अंग्रेज़ों का जो कुचक्र था वो उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, किस किस तरीके से आक्रमण की तैयारी की। लेकिन रानी ने अपनी वीरता का परिचय देने के लिए अपनी सखियों, कान्हा, मंदरा, बहुत सारी सखियों का नाम दिया है, उनको लेकर वे उनके साथ युद्ध के मैदान में पहुंच जाती हैं और युद्ध के मैदान में पहुंचकर बराबर युद्ध करती हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि किसी भी तरीके से वे अपनी स्थिति को बिगड़ने दें। उन्होंने एक अकेले घोड़े के बल पर, घोड़ा जब मर जाता है तो नया घोड़ा लाती हैं और चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाती हैं, वार पे वार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो रहती हैं अपनी हिम्मत को छोड़ती नहीं हैं, अपनी हिम्मत को बनाए रखती हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हुए निरंतर युद्ध करते हुए युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। अब मैं बढ़ती हूँ इसके अगले प्रश्न पर, जो है इस प्रकार। पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं आगे इसका उत्तर समझाऊंगी। तो इसका जो 7वां प्रश्न है वो प्रश्न है, रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ। रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ। उसे ये लगा कि अगर झांसी की रानी की राजा की मृत्यु हो गई और रानी बिल्कुल अकेली पड़ गई तो अब झांसी का राज्य संभालने वाला कोई है नहीं, क्योंकि राजा निसंतान थे। तो अब आगे गद्दी पर कौन बैठेगा। तो डलहौजी को लगा कि अब झांसी को अपने में मिला लेना बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हम झांसी पर कब्जा कर सकते हैं। हम हर प्रकार से झांसी को अपने में मिला लेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। तो डलहौजी इतना प्रसन्न होता है कि अब किसी भी रूप में मैं मतलब अंग्रेज जो रहते हैं
वो झांसी पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि झांसी के जो राजा गंगाधर राव थे उनकी मृत्यु हो गई थी और वो निसंतान थे, और उन्हें लगा कि अब झांसी लावारिस हो गई है, उसका कोई वारिस नहीं है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसे लगा कि अब इससे अच्छा अवसर तो हो ही नहीं सकता, और उसने तुरंत क्या किया कि फौजें दुर्ग पर भेजकर अपना झंडा फहरा दिया। जो आपके छठा वाला पैराग्राफ है उसमें इसका सारा उत्तर है, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ कि उसने तुरंत दुर्ग पर फौज भेजकर अपना झंडा फहराया, और उसे लगा कि अब ये झांसी लावारिस हो चुका है और मैं इसका वारिस बन जाऊंगा, झांसी को अपने कब्जे में कर लूँगा। जब रानी ने ये देखा कि डलहौजी तो झांसी को पर अपना कब्जा करना चाहता है, तब उसने ये ठाना कि अब वो झांसी को अंग्रेजों के हक में नहीं जाने देगा और उसे युद्ध करना ही होगा। तो डलहौजी तो इसीलिए प्रसन्न हुआ कि राजा गंगाधर राव निसंतान हैं और उनकी मृत्यु हो गई, तो अब वहाँ कोई वारिस है ही नहीं, तो ये मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप इस तरह लिखिएगा। अब मैं 8वें प्रश्न पर आती हूँ। इसका जो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। तो बेटा आपने इनका भावार्थ मैंने पढ़ाया, तो वो आप सुने होंगे। इसके पहले मई में भी पढ़े, नहीं सुने हैं तो पुनः वीडियो देखिए और इसको लिखिए, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी। जो आज़ादी हमसे छीन गई थी, जिस आज़ादी को हम खो चुके थे, उस आज़ादी की वास्तविक कीमत समझ में आ गई कि हमें स्वयं को आज़ाद कैसे करना है। तो आपको वहीं से इसका अर्थ लिखना है। दूसरा है, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। ये तो मैंने जो अभी प्रश्न समझाया, डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ, वहीं से इसका उत्तर लिखा जाएगा। तो लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस किसको कहा है? झांसी को। कि राजा गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है तो झांसी लावारिस हो जाता है, और डलहौजी उसका वारिस बनना चाहता है। उसे सोचता है कि अपना झंडा फहरा देंगे तो हम इसके हकदार हो जाएंगे, और ब्रिटिश राज्य जो रहता है झांसी पहुंच जाता है, दुर्ग पर अपने झंडे को फहराकर उसे अपने में मिलाने की कोशिश करता है। तो इसी तरह आप इसको 2 से 4 पंक्तियों के बीच इसका भावार्थ लिखेंगे। अब मैं बढ़ती हूँ इसके अगले प्रश्न, अनुमान और कल्पना की तरफ, जिसको मैं आपको समझाऊंगी। तो इसका जो अनुमान और कल्पना का प्रश्न है वो है, कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात की गई, यानी ये कविता किस समय की है, क्या समय रहा होगा जब इसमें ये कविता। तो उन्होंने कहा कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात की गई है। तो इसका उत्तर बच्चों ऐसे लिखिएगा कि कविता में स्वाधीनता संग्राम के प्रथम दौर की बात की गई है, जिसमें उस समय का माहौल पढ़कर यही पता चलता है कि उस दौर में अंग्रेज भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वे भारत में अपना कब्जा फैलाना चाहते थे। भारतवासियों की स्वतंत्रता की भावना को उन्होंने कुचल दिया था। उनमें संगठन का भी अभाव था उस समय भारतवासियों में, और हमारा देश जो था अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा था। यहाँ के राजा नवाब विलासिता पूर्वक जीवन, आनंद का जीवन बिता रहे थे। उन्हें कभी ये पता ही नहीं था कि अगर हम थोड़े भी ढीले होंगे तो अंग्रेज हम पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे वातावरण में झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करके भारतवर्ष की स्वतंत्रता को जगाने के लिए स्वतंत्रता की चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया, प्रज्वलित करने की कोशिश की। तो इस प्रकार इस कविता में स्वतंत्रता संग्राम
का जो प्रथम दौर था उसी का चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहती हैं, मर्दानी शब्द का मतलब ही होता है मर्द, पुरुष, जिसका मतलब होता है पुरुष। और ऐसा माना जाता है कि पुरुष के अंदर वीरता, बहादुरी, साहस ज़्यादा होता है। और रानी लक्ष्मीबाई के भीतर भी पुरुषों के समान वीरता, बहादुरी, साहस, हिम्मत था। तो कवित्री को ये लगा कि इनमें तो स्त्रियों के गुण ही नहीं हैं, ये तो पुरुषों के समान हैं। स्त्री होते हुए भी इतनी साहसी, उनमें अपार साहस था, शौर्य था, वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने युद्धभूमि में लेफ्टिनेंट वाकर के दांत खट्टे कर दिए, जिससे कि वो घायल होकर के युद्धभूमि से उसे भागना पड़ा। तो लक्ष्मीबाई के साहस, वीरता और शौर्य, पराक्रम को ही देखकर संभवतः कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने मर्दानी शब्द का प्रयोग करना रानी लक्ष्मीबाई के लिए बिल्कुल उचित समझा होगा। तो इस तरह से बच्चों, जो इसके आगे का प्रश्न है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। तो बच्चों मुझे तो लगता है कि मेरे से अच्छा आप सब लोग जानते होंगे तमाम तरह के रिवॉल्वर, तमाम तरह के नए आधुनिक हथियार। तो सिर्फ इसमें नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अगला प्रश्न है, 1857 के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो इसके लिए आप 1857 के युद्ध में भाग लेने वाले जो लोग थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। लेकिन आजकल के जो ये तीसरे प्रश्न में जो कहा है कि बर्छी, कृपाण, कटारी तो उस जमाने के हथियार थे, तो मैं बताऊं आजकल तो तमाम तरह की मिसाइलें, बम, बारूद, आधुनिक से आधुनिक रिवॉल्वर, मशीन गन, तमाम चीज़ें आ गई हैं जो नए रूप में युद्ध के लिए तैयार होती हैं। तो इस तरह से होती, इसमें सिर्फ आप नाम लिख देंगे तो चलेगा। फिर उसके बाद जो है 1857 में जो युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है कि 1857 में जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी आप प्राप्त करो। अगर तुम उस युद्ध के दौर में होते तो कल्पना करके बताओ को कि क्या करते। ये आपके अनुमान और कल्पना की बात है, तो आप अवश्य कहेंगे, मुझे जो उम्मीद है कि अगर आप भी उस दौर में होते तो आप भी उसी हिम्मत और ताकत के साथ परिस्थितियों का सामना करते। तो जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़की होके भी एक वीरांगना हुई और जहाँ कहीं उन्हें ज़रूरत पड़ी, जब उन्हें लगा कि अब झांसी को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, तो वो सीधे सीधे युद्ध में उतर गई। तो इस तरह से आप भी उम्मीद करिए कि अगर आप उस युद्ध में होते तो आप उसे कैसे संभालते। तो ये आपकी अनुमान और कल्पना की चीज़ है। अगर मेरे बताए हुई चीज़ों से अलग आपकी कल्पना है तो आप उसे भी इसमें लिख सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मेरी सोच और आपकी सोच में थोड़ा बहुत अंतर तो होगा, संभवतः वो उम्र का अंतर हो। तो आप आधुनिक युग के जो बच्चे हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो आपको इससे ज़्यादा सोचने की शक्ति होगी कि आप उसकी जगह होते तो क्या क्या करते। तो आप अगर मेरी कल्पना से हटकर कुछ सोच सकते हैं तो आप उसे भी उसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो है मैंने प्रश्नों के उत्तर आपको कराया। कुछ प्रश्न और हैं जो शेष बचे हैं, मैं उनको भी थोड़ा सा चर्चा कर देती हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई न हो।
अगर वो लिखने लायक होंगे तो आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, अन्यथा समझ तो लीजिए। तो यहाँ जो लिखा कुछ करने को, तो उसमें पहला दिया, इस कविता में जिन जगहों के नाम आए हैं उनको भारत के नक्शे पर दिखाओ और सन 1857 के विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई की यात्रा को दिखाओ। तो ये बेटा आपकी एक्टिविटी है। आप इसको जो जो स्थान इसमें कविता में आए हैं उसको रेखांकित करिए, अंडरलाइन करिए, और अंडरलाइन करने के बाद उन जगहों को आप भारत के नक्शे में ढूंढिए, खोजिए और उसको निशान लगा के उन नामों को लिखिए। तो ये एक्टिविटी है एक तरीके से। दूसरी एक्टिविटी है, इस कविता का सामूहिक सस्वर पाठ करो और गीत नाट्य के रूप में दिखाओ। तो बेटा इस समय तो ऑनलाइन कक्षाओं में ये सब नहीं हो सकता, हालांकि जब हम पुनः कक्षा के दौरान मिलेंगे तो मैं ये कविता क्लास में, कक्षा में आपसे सुनूंगी। आप इसको तब तक याद करें, आपके पास बहुत समय है। तीसरा है, इस कविता की जो भी पंक्तियाँ तुम्हें अच्छी लगती हो उन्हें छांट कर लिखो और अपने दोस्तों से बातचीत करो। तो आप कविता को ही अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। लिखने से दो फायदे होंगे, आपको लिखना आएगा, स्पेलिंग मजबूत होगी और साथ ही आपको वो कविता भी याद होगी। और जब हम ऑनलाइन कक्षा में मिलेंगे तो हम इस पे चर्चा भी कर लेंगे, आपकी कठिनाइयाँ भी हम पूछेंगे, या नई चीज़ें आपको जो जानकारी लेनी होगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दोस्तों में अगर नहीं बातचीत कर सकते तो मुझसे करिएगा। तो ये छोटी छोटी सी एक्टिविटी की तरह चीज़ें दी गई हैं जिसको मैंने आपको समझा दिया, कुछ करने को कह करके। ये एक तरीके से एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के रूप में किया। अब मैं बढ़ती हूँ भाषा की बात प्रश्न पर। भाषा की बात का प्रश्न मैं पढ़ के आपको समझाती हूँ। नीचे लिखे वाक्यांश, वाक्य के हिस्से, वाक्यांश मतलब छोटे, को आप पढ़ो। झांसी की रानी, जेसिका का भाई, प्रेमचंद की कहानी, मिट्टी के घड़े, 5 मील की दूरी, नहाने का साबुन, रशीद का दफ्तर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। अब यहाँ देखिए का, की, के जो आए हैं ये संबंध की सूचना देते हैं और ये संज्ञाएं जो है संबंध बताती हैं, संबंध कारक है। तो ऊपर दिए गए जो वाक्यांश हैं उसमें अलग अलग जगह पर इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, की और के का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि का, की, के का प्रयोग कहाँ हो रहा, क्यों हो रहा है। तो झांसी की रानी में की का प्रयोग रानी के अनुसार और रानी के लिए हो रहा है। रानी स्त्रीलिंग है इसलिए का नहीं लिख सकते, की लिखेंगे। फिर ठीक इसी प्रकार है जो संबंध कारक है, परसर का ही है, संबंध कारक है तो संबंध की सूचना देता है। इसी प्रकार जो है मिट्टी का घरौंदा में ये संबंध दिखा रहा है। संज्ञा जो घरौंदा है एक वचन पुल्लिंग है, उसमें पुल्लिंग होने के कारण यहाँ का प्रयोग किया गया है, तो इसे पुल्लिंग होने के कारण का है। प्रेमचंद की कहानी, तो कहानी स्त्रीलिंग होता है इसलिए की लगा है। पेड़ की छाया तो में संबंध दिखाया गया है और छाया के लिए प्रयोग किया गया इसलिए स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण यहाँ की लिखा गया है। फिर ढाक के 3 पात, तो ढाक के 3 पात बहुवचन है इसलिए यहाँ के का प्रयोग किया गया है। नहाने का साबुन, तो नहाने का साबुन, उसमें नहाने के लिए साबुन, इसमें जो है संबंध दिखा रहा है इसलिए यहाँ पर के लिए या का दोनों सही है। फिर मील का पत्थर में पत्थर पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर का लगा है। रेशमा के बच्चे, तो बच्चे चूँकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पर के लगा है। बनारस के आम,
बनारस के आम में भी आम बहुत सारे हो सकते हैं, बहुवचन है, इसलिए के का प्रयोग किया गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस प्रश्न में जो का, की, के, जेसिका का भाई, तो भाई एक अकेला है और भाई के लिए का प्रयोग है, इसलिए का लिखा है, पुल्लिंग है भाई। तो इसी तरीके से किसके लिए का, की, का प्रयोग किया गया है, इसमें सिर्फ इतना ही दिखाना है कि प्रयोग यहाँ पर क्यों हो रहा है। तो आप ये बताइएगा कि ये स्त्रीलिंग है, ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर के लगा है, बहुवचन होगा तो के हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको ये समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो अच्छी तरह आ गई होंगी। तो आप इसमें प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि का, की और के का प्रयोग किन कारणों से हुआ है। तो जहाँ बहुवचन होगा वहाँ लिखेगा बहुवचन के लिए, जहाँ लिखेगा भाई के लिए पुल्लिंग है इसलिए का है। तो इस तरीके से मिट्टी के घड़े, घड़े बहुत सारे हो सकते हैं, बहुवचन है तो के है। तो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें समझा दी और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आप अब इन सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी पर कर लीजिए ताकि आपको वो भूले ना, और अगर भूलता है तो आप बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए पाठ के साथ।